Hello, my dear student. How are you? I hope you all are fine. And today we will discuss another important topic of electrostatics, and that is electric flux and Gauss's theorem. अभी के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक नया टर्न आने वाला है। अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक चार्ज के इफेक्ट्स के बारे में पढ़े, अबाउट इलेक्ट्रिक फोर्स, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक फोर्स मैंने बोला दैट इज कूलम्ब्स लॉ, superposition principle, then after combination of charges that is electric dipole and the derivation related to electric dipole at its axial line, at equatorial line, at perpendicular bisector and all the derivation including numericals. बट अभी के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एकदम नया सा टर्न आने वाला है जहां पे हम लोग एक ब्यूटीफुल सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आज के लेक्चर में मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अलावा वी विल गिव अ बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक थिंग्स अबाउट गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम का बस इंट्रोड्यूस कर दूंगा मैं आज, और फिर डिटेल में गॉसेस थ्योरम हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और उसके एप्लीकेशन, बेस्ट न्यूमेरिकल्स, बिकॉज ये जो टॉपिक है ये हर लेवल का क्वेश्चन बना सकता है। इस टॉपिक से 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, 5 मार्क्स के बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हर लेवल का क्वेश्चन बनाने में ये टॉपिक एकदम से एबल है। तो आप अच्छे से 1 बाय 1 करके सीक्वेंस में सारे फ्लो को देखो एंड कंटिन्यूअसली उसको मेरे साथ नोट्स बनाओ। यू विल जस्ट टेक जबरदस्त एंजॉय ऑफ द टॉपिक एंड जस्ट आवर टुडे's टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पुट योर हेडिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और अभी इसी में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ गॉसेस थ्योरम, इंट्रोडक्शन ऑफ गॉसेस थ्योरम बोलो आप, या गॉसेस लॉ भी आप बोल सकते हो। गॉसेस लॉ मीन्स हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, और आज के लेक्चर के एंड तक हम लोग गॉस थ्योरम के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन पे बातचीत करेंगे। अब बेटा ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा एरिया वेक्टर के बारे में। पूरा गेम एरिया वेक्टर का है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है, तो आप अच्छे से इसको समझो कि एक्चुअली में एरिया वेक्टर होता क्या है। अगर आप एरिया वेक्टर क्लियरली समझ लेते हो देन आफ्टर हम आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट एरिया वेक्टर। सबसे जो अभी का इंपॉर्टेंट और पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एरिया वेक्टर के बारे में। एरिया ना 10th क्लास के बच्चों से बोलो एरिया क्या है यार, बहुत सारा फॉर्मूला उसके माइंड में होता है, जैसे एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, बहुत सारा फॉर्मूला आपके पास माइंड में होता है। और आप 10th लेवल तक यही जानते हो कि एरिया स्केलर है, इसमें डायरेक्शन का कोई लोचा नहीं है। बट बेटा एरिया इज नॉट स्केलर, एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी। और एरिया वेक्टर क्वांटिटी कैसे है, कौन सा डायरेक्शन, जब वेक्टर है तो इसमें डायरेक्शन है, कौन सा डायरेक्शन कंसीडर्ड होता है, ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी डिस्कस्ड राइट हियर। नाउ एरिया वेक्टर के बारे में हम आपको समझाना चाहते हैं कि एरिया वेक्टर होता क्या एक्चुअली में। तो बेटा एरिया वेक्टर के बारे में एक ब्यूटीफुल सा लाइन में लिख रहा हूं, इट इज always normal. Normal, you know, normal means perpendicular. It is always normal to the plane surface. ये अभी आप माइंड में रख लो कि एरिया वेक्टर क्या होता है, तो it is always normal to the plane surface. ये प्लेन सरफेस पे नॉर्मल होता है, मीन्स अगर ये बोर्ड आपका प्लेन सरफेस है तो दिस मार्कर इज एरिया वेक्टर, दिस इज नॉर्मल। ठीक है, अगर मान लो कि ये दिस इज प्लेन सरफेस, ये वॉच का मानो आप, ये प्लेन सरफेस है, तो इसमें मैंने ये जो टिकाया अभी मार्कर, ये इसके हर पॉइंट पे देख लो आप नॉर्मल है, 90 का एंगल बना रहा है, तो ये जो मार्कर है इस वॉच के लिए, ये जो सरफेस है इसके लिए एरिया वेक्टर बोला जाएगा। मीन्स एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द प्लेन सरफेस, हमेशा प्लेन सरफेस के लिए नॉर्मल होता है। ये सारे की पॉइंट्स आप धीमे धीमे माइंड में रखो, एरिया वेक्टर मस्त समझ में आने वाला है। देन आफ्टर ना एरिया वेक्टर के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, जिसको आप ना ओपन सरफेस बोलते हो, कि अगर हमारा सरफेस ओपन है, ठीक है, जैसे डिस्क,
डिस्क आप एज्यूम कर लो, डिस्क आप फील कर रहे हो ना, हाँ, डिस्क ओपन सरफेस इस, और अब क्यूब ले लो, सिलेंडर ले लो, ये सब ना क्लोज सरफेस आप कंसीडर करो। टू डायमेंशनल सरफेस मींस ओपन सरफेस। अगर हमारा सरफेस ओपन सरफेस है तो एरिया वेक्टर अपने को कैसे लेना है उसके बारे में समझिए। तो आइदर डायरेक्शन, अभी लिख रहा हूं, अभी फील कराऊंगा मैं, आइदर डायरेक्शन is considered, either direction is considered for 2D surfaces, for 2D surfaces। 2D surfaces को आप ना ओपन सरफेस बोल सकते हो, ठीक है, 2D surfaces बोले तो ओपन सरफेस। अभी इस पे हम थोड़ी बातचीत करते हैं, प्रैक्टिकली आपको समझाते हैं, फील कराते हैं, फिर हम क्लोज्ड सरफेस की तरफ बढ़ेंगे। जैसे आप मान लो ये बेटा मैंने बनाया एक्स एक्सिस, ये मैंने बनाया वाई एक्सिस, और इन दोनों पे परपेंडिकुलर ऐसा होगा जेड एक्सिस, ये ऐसा परपेंडिकुलर, ठीक है। अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हमने ऐसा एक लाइन खींच दिया जैसे जेड एक्सिस। आपको पता है डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव एक्स की तरफ यूनिट वेक्टर आई कैप का इस्तेमाल करते हैं, पॉजिटिव वाई की तरफ यूनिट वेक्टर जे कैप, और पॉजिटिव जेड की तरफ यूनिट वेक्टर के कैप, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कि मैंने बना लिया कोई रेक्टेंगल, दिस इज अ रेक्टेंगल, कुछ नाम देते हैं, मान लो ओ ए बी सी, ठीक है, दिस इज एल, दिस इज बी, कंसिडर करो आप। यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो व्हाट इज एरिया? अगर आप इसके एरिया की बात करते हो तो आपको पता है कि ये रेक्टेंगल है भैया, आपको पता है ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का फॉर्मूला एरिया का बहुत अच्छे से आप जानते हो, इतना तो जानते हो यार, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है इसका एल, ब्रेथ है इसका बी, एल इंटू बी। ये आप थोड़ा ऐसा डिटेल में समझो, इसका लेंथ आप ओए बोल सकते हो, बेबी केयर दे रहा हूं मैं, ओए, एंड आप इसका ब्रेथ क्या बोल सकते हो, ए बी बोल सकते हो, ब्रेथ आप ए बी बोल सकते हो। अब यहाँ पे आप देखो ओए क्रॉस ए बी, ओए इज एल, यू कैन से ओए इज एल, क्रॉस ए बी, बी यू कैन से इट इज बी, ठीक है। अब एल क्रॉस बी इसका एरिया है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन? क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन आप राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल बहुत अच्छे से कूट कूट के पढ़ाए होंगे, सारा कुछ मैंने 11th में आपको। तो बेटा एल क्रॉस बी का डायरेक्शन अगर आपको निकालना है तो आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिसमें वो सरफेस लाई कर रहा है। तो ये सरफेस एक्स वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन आप बोल सकते हो के कैप मींस टुवर्ड पॉजिटिव जेड, या आप बोल सकते हो एरिया एल क्रॉस बी, और इसका डायरेक्शन आप निगेटिव के कैप भी ले सकते हो। इसीलिए मैंने यहां पे लिखा आइदर डायरेक्शन इज कंसीडर्ड फॉर 2D सर्फेसेस। दो सरफेस में अगर एरिया वेक्टर का बात होता है, यहाँ पे एरिया मैंने प्लेस करके आपको फील कराया, यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया एल इंटू बी हुआ, बट चूंकि एरिया वेक्टर है तो व्हाट इज द डायरेक्शन? तो डायरेक्शन या तो पॉजिटिव जेड होगा या निगेटिव जेड हो सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। मींस यहाँ पे दोनों डायरेक्शन कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। या तो आप बोल सकते हो टुवर्ड पॉजिटिव जेड, ये प्लस के कैप, या आप बोल सकते हो टुवर्ड निगेटिव जेड एक्सिस। दिस टू डायरेक्शन कैन बी कंसीडर्ड फॉर द एरिया वेक्टर रिगार्डिंग ओपन सरफेस, यू कैन से 2D सरफेस। बट जब आपका सरफेस 3D होगा, जब आपका सरफेस 3 डायमेंशनल होगा, क्लोज्ड सरफेस होगा, यू कैन से क्लोज्ड सरफेस 3 डायमेंशनल। जैसे क्यूब है, मान लो क्यूब है, आप मान लो क्यूब है, सिलेंडर है, ऊपर नीचे से पैक है, आप सिलेंडर फील कर रहे हो, यूनिफॉर्म सिलेंडर, ये सारा फिगर आप माइंड में सेट कर रहे हो। स्फीयर है, क्लोज्ड है, 3 डायमेंशनल है। तो वैसे सरफेसेस के लिए हम लोग एरिया वेक्टर क्या लेने वाले हैं, जल्दी से आप इसको क्लिक करो। अभी तक माइंड में आपको 2-3 की पॉइंट्स रखना है। फर्स्ट वन इज एरिया वेक्टर है क्या भाई? इट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द प्लेन सरफेस, मींस एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन सरफेस पे नॉर्मल होगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, अगर आपका सरफेस 2 डायमेंशनल है, अगर आपका सरफेस ओपन सरफेस है, तो ओपन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर दोनों ही डायरेक्शन में कंसीडर किए जा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एरिया को एक्स वाई प्लेन में रखा भाई, अब एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर पॉजिटिव जेड भी होगा, निगेटिव जेड भी होगा। पॉजिटिव जेड की तरफ डायरेक्शन पॉजिटिव के कैप,
निगेटिव जेड, जेड डैश यू कैन से, निगेटिव जेड की तरफ माइनस के कैप, बोथ डायरेक्शन कैन बी कंसिडर्ड एज एरिया वेक्टर. ओके, इज ऑल पॉइंट्स क्लियर? नाउ यू से अबाउट थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. राइट इट फास्ट माय डियर. नाउ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए, अगर आपका ऑब्जेक्ट थ्री डायमेंशनल है, यू कैन से आपका क्लोज्ड सरफेस है, तो क्लोज्ड सरफेस के लिए सिर्फ आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन ही लिया जाता है. आप इसको एक लाइन को माइंड में सेट कर लो. फॉर थ्री डायमेंशनल सरफेस, फॉर 3D सरफेसेस, 3D सरफेसेस को आप ना क्लोज्ड सरफेस भी बोल सकते हो, क्लोज्ड सरफेसेस. थ्री डायमेंशनल सरफेस के लिए ओनली आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन, only outward normal direction is considered as area vector. Only outward normal direction is considered as area vector. अब थोड़ा फील करो आप. मान लो आप ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है. ये हमारा एक क्यूब रेडी है. अब देखो बेटा, मैं इसकी सरफेसेस आपको शो कर रहा हूं. मान लो ये हमारा एक सरफेस है, इसको हम बोलते हैं सरफेस 1, इसको हम बोल रहे हैं सरफेस 1. एक अनदर सरफेस हम आपको शो कर रहे हैं, ये वाला सरफेस आप मान लो, इसको कंसिडर करो, हम बोल रहे हैं सरफेस 2. अगर फर्स्ट सरफेस के लिए आपको जानना है एरिया वेक्टर, तो फर्स्ट सरफेस देखो इस तरह से, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल, बाहर की तरफ, मीन्स ये डायरेक्शन होगा फर्स्ट सरफेस पे एरिया वेक्टर का. ठीक है. अब आप बोलोगे कि सर सरफेस तो ऐसा है ना, ये आप देखो सरफेस ऐसा है, ठीक है, इधर क्लोज्ड है, ये बाहर की तरफ निकलता हुआ है. अगर आप ये डायरेक्शन ऐसे लेते हो, दोनों मार्कर को आप अच्छे से देखो, अगर आप ये डायरेक्शन लेते हो तो ये क्यूब के अंदर है, इनवर्ड. नॉर्मल तो है बट ये इनवर्ड है, ये क्यूब के अंदर है, इनवर्ड. ये जो आप मार्कर देख रहे हो, ये सरफेस के ऊपर नॉर्मल भी है और बाहर की तरफ निकल रहा है, आउटवर्ड, बाहर की तरफ. अब आप कंसीडर करो, आप इस ऊपर वाले सरफेस को फील करना चाहते हो, तो ऊपर वाले सरफेस के लिए जो नीचे का डायरेक्शन है वो इनवर्ड हो जाएगा, ऊपर का डायरेक्शन आउटवर्ड हो जाएगा. अगर हम इसको सरफेस 3 बोले तो ये एरिया वेक्टर एट सरफेस 3. सेकेंड सरफेस में आप देखो, अगर आप इस तरफ का डायरेक्शन लेते हो तो इनवर्ड हो जाएगा, अंदर की तरफ, आउटवर्ड नॉर्मल, बाहर की तरफ लेना है, ये A2 का डायरेक्शन होगा. ठीक है. इसी तरह से ना आप फील कर लो, मान लो ये हम एक बनाते हैं सिलेंडर. ठीक है. अब बेटा ये जो हमने सिलेंडर बनाया है, इसके 3 सरफेसेस हैं. ठीक है. ऊपर और नीचे क्रॉस सेक्शनल एरिया, बीच में कर्व्ड सरफेस. इसको आप मान लो एरिया 1, इसको मान लेते हैं 2, बीच वाले को 3 मान लेते हैं. अगर आप फर्स्ट सरफेस पे एरिया वेक्टर ड्रॉ करते हो तो फर्स्ट सरफेस का टॉप देखो ऐसा है, इस पे आउटवर्ड नॉर्मल, ये बाहर की तरफ जो डायरेक्शन होगा ये होगा एरिया वेक्टर एट फर्स्ट सरफेस. ये जो सेकंड सरफेस है, इस पे नॉर्मल तो ये पूरा लाइन है, बट आपको आउटवर्ड नॉर्मल लेना है, बाहर वाला, मींस ये अंदर वाला जो लाइन है ये नहीं हो पाएगा, बाहर की तरफ ये आउटवर्ड नॉर्मल, ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा. थर्ड, आप सिलेंडर का ये कर्व्ड सरफेस एरिया देखो, आप कहीं पे भी परपेंडिकुलर डाल लो, ये जो थर्ड सरफेस पे ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड नॉर्मल, ये A3 का डायरेक्शन होगा. मींस 90 बनना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, और साथ साथ में आउटवर्ड होना चाहिए, मींस बाहर की तरफ निकलता हुआ डायरेक्शन होना चाहिए. तब क्लोज्ड सरफेस में हम एरिया वेक्टर के डायरेक्शन को ऐसे कंसीडर करते हैं. मींस एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है. फर्स्ट पॉइंट. अगर हमारा सरफेस 2 डायमेंशनल है, तो 2 डायमेंशनल मतलब ओपन सरफेस के लिए हम दोनों डायरेक्शन कंसीडर कर सकते हैं जो सरफेस के ऊपर नॉर्मल होगा.
बट अगर हमारा क्लोज्ड सरफेस है, अगर हमारा सरफेस 3 डायमेंशनल है, क्लोज्ड सरफेस है, तो सिर्फ हम बाहर की तरफ आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन ही एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा. ओनली आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन इज कंसिडर्ड. मीन्स फॉर 3 डायमेंशनल सरफेस दैट इज क्लोज्ड सरफेस, ओनली आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन इज कंसिडर्ड एज एरिया वेक्टर. हमेशा हम लोग आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन को एरिया वेक्टर कंसिडर करते हैं. आई होप कि एरिया वेक्टर आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स. अब इसको आप ना अच्छे से कॉपी करो. अब आपको मजा आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने में. राइट इट फास्ट. Now we will discuss about the topic electric flux. Okay, put your heading fast. Electric flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स अच्छे से समझिए, फील करके पूरा समझना है. ब्यूटीफुल सा लाइन जो आपको माइंड में रखना है, और दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड lines linked perpendicular to plane surface. अभी ये लाइन आप माइंड में रखो. क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज number of electric field lines linked with open surface या plane surface. Number of electric field lines linked perpendicular. This is the keyword. Linked perpendicular to plane surface. Means जितना electric field lines किसी भी surface से नॉर्मल डायरेक्शन में लिंक करेगा, जुड़ेगा, पास करेगा, उसको एकदम से चीरता हुआ नॉर्मल 90 बना के, जितना 90 बना के उस सरफेस से लिंक करेगा, ऑल द लाइंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. नाउ समझो, जैसे आप मान लो ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहे हैं. ठीक है, ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पे मैंने बनाया. ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा बहुत अच्छे से समझाया हूं. प्रीवियस लेक्चर में आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं. अगर आप बाय द वे उस वीडियो को नहीं देख पाए हो तो आप उस वीडियो को पहले देखो, फिर आप यहाँ पे स्टार्ट करो इसको समझना. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, अगर ये आपको नहीं समझ में आता है तो फिर यहाँ पे उतना मजा नहीं आने वाला. आई विल ट्राई टू गिव द कंप्लीट इलेबोरेशन, but you must be continue with your study from previous lectures. आप पहले के लेक्चर्स धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आप यहाँ तक पहुंचते हो तो सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होते हैं और मस्त मजा आता है समझने में, क्योंकि वो सब कुछ आपके माइंड में होता है. आप यहाँ पे समझो, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाया है. अब आप कंसिडर कर लो कि मैं यहाँ पे एक एरिया बना देता हूँ. ये एरिया आप देख लो, ये नॉर्मल है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है. ऐसा ये ऐसा एक मैंने एरिया बनाया और इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है. अब यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो कि 1 2 ओनली 2. ये थोड़ा ऊपर है, फिगर में आप ऐसा समझे, दिस इज लाइक दैट, ये टच नहीं कर रहा. अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना है जो इस सरफेस को लिंक कर रहा है, परपेंडिकुलरली इस सरफेस से क्रॉस कर रहा है. तो 1 2 मीन्स यहाँ पे हम बोल सकते हैं 5e मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हो गई 2. ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग 5e से डिनोट करते हैं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिनोटेड एज 5e. 5 मतलब फ्लक्स, e मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक है, उसके बाद आप मान लो कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डेंस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को स्ट्रॉन्ग करते हैं. ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे हैं. अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप देखो, ये डेंस होता जा रहा है. थोड़ा आप धीरे धीरे करके फील करो टॉपिक को, मस्त मजा आएगा.
यहाँ पे मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाया, एरिया एक्यूरेट हम इतना ही यहाँ पे बना लेते हैं, मान लो ये हमने एक एरिया बना लिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे लिंक कर रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हो गई 5। मीन्स मैंने बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ब्लैक में आपको दिख रहा है, हमने एक एरिया बनाया, इससे 1 2 दो फील्ड लाइन नॉर्मली लिंक कर रहा है, तो फ्लक्स की वैल्यू 2 हो गई। यहाँ पे आप देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी बढ़ गई, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी बढ़ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर हियर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप देख रहे हो कि ज्यादा फील्ड लाइंस इससे लिंक किया और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 5 हो गई। अगर आप मान लो कि हम इस एरिया को थोड़ा बढ़ा देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल हम ऐसे ही रख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल वैसा ही है, क्लोजली स्पेस्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारा। अब मान लो कि इसमें आप एरिया जो लेते हो वो एरिया आप बड़ा ले लेते हो, ये एरिया आप ऐसा ले लेते हो, इतना बड़ा आप एरिया ले लेते हो, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिल्कुल उसी तरह से है। जब आप यहाँ पे एरिया बढ़ाते हो तो आप देखो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू, नंबर ऑफ फील्ड लाइन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। अभी तक आपने ये सोचा, ये देखा कि होता क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस से नॉर्मली पास करेगा, लिंक करेगा, दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एकदम से अभी क्लियर यही समझो। अरे यार बाद में मैं इसका फॉर्मूला दे सकता हूं, ई डॉट डेल एस बोलो, ई डॉट ए बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, वो सब बड़ा फील करो, वहां तक हम आपको पहुंचा रहे हैं सिस्टमैटिक तरीके से। मैंने यहाँ पे आपको बताया ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, एक एरिया हम बनाए, दो लाइन इससे लिंक किया, दो लाइन इससे नॉर्मली पास किया, फ्लक्स की वैल्यू 2 हो गई। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना हुआ है, आप देख सकते हो, मैंने एरिया बनाया, इस एरिया से 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली क्रॉस कर रहा है, तो फ्लक्स की वैल्यू 5 हो गई। यहाँ पे हम एरिया थोड़ा बढ़ा दिए, जूम कर दिए एरिया को, तो फील्ड लाइन ज्यादा इसमें आ गए, ज्यादा फील्ड लाइन नॉर्मली पास करने लगा, फ्लक्स की वैल्यू हो गई 8। अब आप ऐसा मान लो, इसी एरिया को मैं उठा के इधर समझाता हूं आपको, ये आपका एरिया है, ठीक है, ये आपका एरिया है, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, आउटवर्ड नॉर्मल लेते हैं, ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है। कंसीडर कर लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के साथ एक एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। अब यहां पे समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट एरिया वेक्टर की तरफ होगा, एरिया वेक्टर की तरफ होगा तभी तो एरिया पे नॉर्मल होगा भाई, एरिया पे नॉर्मल एरिया वेक्टर होता है, और हमको फील्ड लाइंस को भी नॉर्मल रखना है। तो अब आप यहाँ पे देखो, इसका दो कंपोनेंट, इस डायरेक्शन में होगा ई कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में होगा ये ई साइन थीटा। अब आप समझिए, ई कॉस थीटा इज परपेंडिकुलर टू द एरिया, ई कॉस थीटा एरिया के परपेंडिकुलर है, ई साइन थीटा इज जस्ट टेंजेंशियल टू द सरफेस, ये सरफेस ऐसा है, ऐसा है, या ऐसा मान लो, तो ई साइन थीटा इसके एकदम से इसको टच करता हुआ जा रहा है, टेंजेंशियल है ई साइन थीटा, और ई कॉस थीटा इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल है, तो अपने को तो नॉर्मल वाला चाहिए, means E cos theta is responsible for the flux, E sin theta is not responsible for the flux। अब ये सारे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बहुत आसानी से मिल सकता है। Therefore, सिंपली हम लोग देख क्या रहे हैं बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने नोटिस किया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स फाई E is directly proportional to इलेक्ट्रिक फील्ड। आप देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर, तो फ्लक्स ज्यादा, पक्का बात। इन दोनों फिगर में आप देखो यहाँ पे एरिया ज्यादा, पक्का बात, एरिया ज्यादा यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू ज्यादा, मीन्स फाई ई इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इस थर्ड रिप्रेजेंटेशन में आपने क्या समझा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, पक्का, मीन्स ई कॉस थीटा इंपॉर्टेंट है।
ये सारे डिस्कशन से आपको फाइनली समझ में आया कि देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। एंड इसको आप क्या लिख सकते हो, फाई ई इज इक्वल टू सिंपली वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। मीन्स होता क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। रामबान फॉर्मूला, रामबान डेफिनेशन, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, पहले आप वो भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक्ड परपेंडिकुलरली टू एनी ओपन एनी प्लेन सरफेस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहां से भी आप मस्ट टाइप से बोल सकते हो, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। अब बेटा डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा स्केलर होता है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है मतलब वो स्केलर क्वांटिटी। एज लाइक वर्क, वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज स्केलर। देयरफॉर हियर electric flux is dot product of electric field and area vector. These two are vector. This is dot product of two vector. Hence, electric flux is scalar. ये सारा बात आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको बहुत हेल्प करेगा इजिली आपको फ्लक्स को फील करने में और उसका फॉर्मूला डिराइव करने में। ओके, जल्दी से आप छापो, अभी मस्त मजा आने वाला है टॉपिक में। अभी तक हम लोगों ने ये डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या भैया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक्ड परपेंडिकुलर टू एनी प्लेन सरफेस। किसी भी प्लेन सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बना के पास करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नंबर को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। और इसी ऑब्जर्वेशन के आधार पे हम लोगों ने ये समझा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज आल्सो डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। मींस अभी तक मैंने आपको जो समझाया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, मीन्स आप लिख सकते हो इसको, पहले ही मैंने बताया था आपको, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। पक्का बात है। अब यहां से तीन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आना चाहिए। ये बोर्ड वाले पूछ सकते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन में बोर्ड वाले पूछे भी हैं पहले। इसके कुछ स्पेशल केसेस फॉर ऑब्जेक्टिव ओनली, सम स्पेशल केसेस। अब आप मान लो पहला केस हमने बनाया कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो इनके बीच का एंगल 0, थीटा इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस 0 डिग्री। cos 0 का वैल्यू 1, that is maximum, and therefore phi e is equal to e into a। इस केस में जो बेटा आपको फ्लक्स मिला, दिस इज मैक्सिमम, ये मैक्सिमम फ्लक्स होता है। सेकंड केस आप कंसिडर कर लो, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। अब दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, मींस थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। अब थीटा 90 होने का मतलब फ्लक्स का वैल्यू E इंटू ए इंटू कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू 0, तो आपका फ्लक्स भी कितना, 0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0। थर्ड आप केस ले लो, इफ electric field and area vector are in
अपोजिट डायरेक्शन, आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अब अपोजिट डायरेक्शन, दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, उसका मतलब कि उनके बीच का एंगल 180 है। ये सब बहुत अच्छे से पढ़ाया हूं यार। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 का वैल्यू -1, तो फ्लक्स हो गया नेगेटिव माइनस ई इंटू ए। दिस इज यू कैन से मिनिमम फ्लक्स और you can say negative, this is maximum, this is 0, means electric flux may be positive, negative or 0। जल्दी से कॉपी करो आप। क्लियर है? अब हम आपको कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स करवाते हैं और फिर कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स, और फिर हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे गॉस लॉ इसी लेक्चर में। तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सारा कुछ अभी तक आपके माइंड में होना चाहिए। आप, आई होप कि ये सारा कुछ आप समझ चुके हैं। फ्लक्स 0 भी हो सकता है, फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स निगेटिव भी हो सकता है। बेटा जैसे ये सिस्टमेटिक स्टडी चल रही है हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, इसी तरह से सिस्टमेटिक स्टडी हमारा होगा मैग्नेटिक फ्लक्स का। जब हम मैग्नेटिज्म डिस्कस करेंगे, ये यहाँ के बहुत सारे पॉइंट्स वहां भी एप्लीकेबल होंगे। तो ये लेक्चर आपके लिए आगे के चैप्टर्स को अच्छा करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो फिजिक्स का हर लेक्चर अपने अगले लेक्चर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आपका बेसिक्स अच्छा होगा तभी आप अच्छे कॉन्सेप्ट समझते हो इजीली। नाउ कुछ प्रॉब्लम्स जो हम आपको प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली, बहुत इजी है, अंडरस्टैंडिंग के लिए बस दे रहा हूं। जैसे आप मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये हम बना लेते हैं जेड एक्सिस, ठीक है। एक सिलेंडर है ऐसा, ये एक सिलेंडर आप मान लो सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर का रेडियस आर, इसका रेडियस आर बोले तो रेडियस। आपसे पूछा फाइंड, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आप समझो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम ये डायरेक्शन ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नॉट और ये आई कैप, मीन्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। फाइंड, क्वेश्चन में पूछा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल सरफेसेस एंड फाई ई टोटल, मीन्स टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल सिलेंडर के लिए, और हर सरफेस का अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको बताना है। तो आप सिंपली देख लो, यहाँ पे आपका ये सिलेंडर है, इसके 3 सरफेसेस है बेटा। जैसे आप देखो ये आपका सिलेंडर है, इसके 3 सरफेसेस हैं। ऊपर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, नीचे भी क्रॉस सेक्शनल एरिया, और बीच में आपका ये कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट है ऊपर वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको हम फर्स्ट सरफेस बोल रहे हैं, नीचे वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया को सेकंड सरफेस, और इस बीच वाले को थर्ड सरफेस बोल रहे हैं, ठीक है। अब आप समझो इसके बारे में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। अगर मान लो कि ये नहीं भी दिया रहे तब भी आप बस अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझो। यहाँ पे अगर हम इस सरफेस 1 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें तो फाई 1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला अभी अभी आपने पढ़ा था, E इंटू ए इंटू कॉस थीटा। तो फाई 1 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है E नॉट, ए एरिया, ये देखिए आप किसी भी सिलेंडर का जो कर्व क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है दैट इज अ सर्किल, तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और कॉस थीटा बेटा इस पे आप आउटवर्ड नॉर्मल, ये आपका सिलेंडर है, इस पे नॉर्मल, ये ऊपर जो मार्कर जा रहा है यही नॉर्मल है,
क्रॉस सेक्शनल एरिया ना, ऐसा मान लो आप ऐसा ड्रम रखा हुआ है, ऐसा ड्रम रखा हुआ है, ऊपर का जो सरफेस है दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा आउटवर्ड और नॉर्मल ऊपर की तरफ, तो ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो गया, A1 का डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो गया, ठीक है। अब आप देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स की तरफ और ये ऊपर की तरफ है, ठीक है। इन दोनों के बीच की एंगल कितनी हो गई 90 डिग्री, तो दिस इज cos 90 डिग्री। cos 90 का वैल्यू 0, तो पहला आपका जो फ्लक्स हो गया वो हो गया 0। इसी तरह से ना आप एज्यूम करो सेकंड सरफेस, ये इसके लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आउटवर्ड और नॉर्मल, इस डायरेक्शन में A2। अब फिर से देखो आप, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है 90 वंस अगेन, तो phi2 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया फिर से इसका पाई आर स्क्वायर, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का डायरेक्शन मतलब एंगल 90, तो दिस इज cos 90। cos 90 का वैल्यू 0, तो phi2 आपका हो गया 0। थर्ड जो सरफेस है आप उसको देखो, थर्ड सरफेस इस तरह से ये है थर्ड सरफेस, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर, मींस phi3 का वैल्यू हो गया आपका E इंटू A इंटू cos 0 डिग्री, एंड phi3 इज सिंपली E इंटू दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया, मींस अगर ये हाइट h है तो पाई आर स्क्वायर h, पाई आर स्क्वायर h, cos 0 का वैल्यू 1, तो ये हो गया आपका थर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आपको सिंपली निकालना है तो phi टोटल इज इक्वल टू phi1 प्लस phi2 प्लस phi3, इस तरह से आप टोटल फ्लक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कैसा क्वांटिटी बेटा, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी है मतलब ये अलजेब्रा की तरह ऐड होगा, सिंपली अलजेब्रा की तरह इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। और भी छोटे छोटे हम एग्जांपल्स आपको समझाते हैं। क्लियर है इतना? वेरी क्लियर, ओके। एक क्वेश्चन हम आपको समझा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर अच्छी बुक्स में आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आप अच्छे से फोकस करो। ये एक्सिस बना के दिया है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज कंसीडर्ड जेड एक्सिस। यहाँ पे x इज इक्वल टू a पे एक क्यूब बनाया, ये क्यूब बनाया है, ये है आपका क्यूब, ठीक है। मान लो ये आपका फर्स्ट सरफेस है, इस तरफ वाला, ये सरफेस आपका फर्स्ट सरफेस, दिस इज योर सेकेंड सरफेस, वंस अगेन दिस इज थर्ड सरफेस, ये ऊपर हो गया आपका सेकेंड सरफेस, ये आपका हो गया थर्ड सरफेस, ये नीचे वाला जो आपका सरफेस है दिस इज यू कैन से ये सरफेस आपका, दिस इज फोर्थ, 5 आगे 6 पीछे, ठीक है। ऐसा आप समझो। नाउ क्वेश्चन में पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इक्वल टू E नॉट एक्स आई कैप। इसका साइड भी है आपका A, ठीक है ना, क्यूब का साइड है। क्वेश्चन है आपसे फाइंड फ्लक्स थ्रू each surface and total flux through closed surface, okay।
आप इसको समझो। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट सरफेस की बात करें तो फर्स्ट सरफेस पे हमारा एरिया वेक्टर, ये देखो ऐसा सरफेस, ये आप ऐसे मान लो क्यूब रखा हुआ है, तो क्यूब का ये सरफेस फर्स्ट सरफेस है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर इस पे परपेंडिकुलर, ये A1 का डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम फर्स्ट सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो अपने को डेफिनेशन लिखना पड़ेगा E A cos थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा बेटा E0x, ठीक है। एरिया आपको पता है कि क्यूब का सारा एरिया स्क्वायर होता है, सारा फेस स्क्वायर होता है, और स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर, तो ये एरिया हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। अब आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड पॉजिटिव x और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, निगेटिव आई कैप की तरफ। फर्स्ट सरफेस के लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस डायरेक्शन और इसमें, ये दोनों डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन मतलब एंगल 180 की, तो ये हो जाएगा यहाँ पे cos 180 डिग्री, cos 180 का वैल्यू -1। अब यहाँ पे देखो x का वैल्यू, फर्स्ट सरफेस में x का वैल्यू कितना दिया है, a दिया है, तो यहाँ पे आप फर्स्ट सरफेस में x का वैल्यू a पुट करो, E0 इंटू a, दिस इज a स्क्वायर इंटू cos 180 का वैल्यू -1, तो फ्लक्स φ1 इज इक्वल टू माइनस E0 इंटू a स्क्वायर। पक्का बात है, E0 इंटू a स्क्वायर इंटू a बोले तो a क्यूब, ठीक है। अब इसी तरह से सेकेंड सरफेस, थर्ड सरफेस, सबका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप निकाल सकते हो। सेकेंड सरफेस आप देखो, इस सरफेस को मैंने सेकेंड सरफेस बोला है, दिस इज योर सेकेंड सरफेस। अब इसके लिए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप देख रहे हो, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा A2, इनके बीच का एंगल यहाँ पे आपको शो हो जा रहा है, कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो सेकेंड सरफेस पे आप φ2 का वैल्यू लिखेंगे, तो E इंटू A इंटू cos 90, और cos 90 का वैल्यू 0, मतलब फ्लक्स का वैल्यू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा जो यहाँ इस्तेमाल हुआ है, एरिया वही होगा, बट एंगल 90 है, cos 90 का वैल्यू 0। थर्ड सरफेस के लिए आप आ जाओ φ3। अब आप देखो थर्ड सरफेस ये वाला क्यूब का सरफेस है, ये सरफेस है आपका, ये थर्ड सरफेस है। अगर इस पे हम एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बनाए तो ये हमारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा, A3 का डायरेक्शन। अब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर, दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब cos 0 डिग्री, एंगल का वैल्यू 0, मींस E इंटू A इंटू cos 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन E0 इंटू x, एरिया a स्क्वायर, cos 0 का वैल्यू 1। अब बेटा एक्चुअली में यहाँ पे x पे थोड़ा तुम फोकस करो, ये x देखिए, ओरिजिन से फर्स्ट साइड यहां तक का डिस्टेंस a है, और फिर चूंकि इसका साइड भी a है, तो यहां से थर्ड जो सरफेस है उसका जो डिस्टेंस होगा a प्लस a कितना हो जाएगा 2a, मीन्स यहाँ पे हो गया E0 इंटू 2a, और फिर से बाहर आपका जो एरिया है a स्क्वायर, मीन्स दिस इज 2 E0 इंटू a क्यूब, 2 E0 इंटू a क्यूब, cos 0 का वैल्यू 1। अब आप आ जाओ 5 4, तो 4 वाला एरिया आप देखो, ये नीचे वाला एरिया हमने 4 डिनोट किया, दिस एरिया, ये 4 है हमारा भाई, दिस इज 4th ये एरिया। अब ये ऐसा एरिया है, इसके लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आप नीचे की तरफ बनाओगे, और फील्ड का डायरेक्शन मेरे फिंगर टिप की तरफ आप देखो, फील्ड, दोनों के बीच का एंगल 90, cos 90 मतलब E A cos 90 डिग्री, cos 90 का वैल्यू 0, तो E4 का भी वैल्यू क्या हो गया 0, ठीक है। अब E5 ऐसा बाहर की तरफ निकलता हुआ एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, वंस अगेन 90, E5 और E6 दोनों के लिए 90, मीन्स E5 इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू फिफ्थ सरफेस, वंस अगेन EA cos 90, cos 90 का वैल्यू 0, तो फ्लक्स E5 का वैल्यू 0। E6 का बात कर लो, आप देख लो, आप यार फील करो, क्यूब में इधर वाला आर्म, तो एरिया वेक्टर ऐसा, एरिया वेक्टर ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, एंगल 90, E6 वंस अगेन ये cos 90, cos 90 का वैल्यू
होता है 0, तो फ्लक्स 0। अब आप देखो फर्स्ट जो आपका फ्लक्स निकला φ1 का वैल्यू आप देखो φ1 माइनस ई नॉट ए क्यू, इसलिए कि एंगल कितनी है 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में है। φ2 का वैल्यू देख लो आप, φ2 का वैल्यू 0, ये है आपका φ2 का वैल्यू 0। φ3 का वैल्यू देखो आप, φ3 का वैल्यू 2 ई नॉट ए क्यू, x का वैल्यू 2a हो रहा था यहाँ पे, क्योंकि ओरिजिन से इस साइड का डिस्टेंस x a है और दोनों साइड मतलब सारे साइड का मेजरमेंट a है, तो a प्लस a 2a, यहाँ पे x का वैल्यू हमने 2a पुट किया, तो 2 ई नॉट ए क्यू। ये आपका फोर्थ फ्लक्स, फोर्थ सरफेस का, फिफ्थ सरफेस का फ्लक्स, ये सारे एंगल 90 होने की वजह से कितना हो गया 0 हो गया। अब ये क्वेश्चन तो आंसर हमने कर दिया, फाइंड फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस। नाउ बोल रहा है कि टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस, तो क्लोज्ड सरफेस के थ्रू टोटल फ्लक्स φ1 φ2 φ3 में सबको आपको ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जब सबको आप ऐड करोगे तो 0 का तो कोई कॉपरेशन होगा नहीं, इन दोनों का एडिशन होगा, ये माइनस है ये प्लस है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, वो भी मैं करके दिखा देता हूं। इतना क्लियर है? ओके, नाउ टोटल फ्लक्स φe टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस ये अप टू आपका φ6। φ1 का वैल्यू देख लो माइनस ई नॉट ए क्यू, φ2 0, φ3 का वैल्यू 2 ई नॉट ए क्यू, φ4 का वैल्यू 0 0 0। सबको आप फाइनली ऐड करोगे तो क्या आएगा ई नॉट ए क्यू। दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल। ओके, मजा आया? दिस इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन मैं कराता हूं आपको, जहां पे हम आपको बेसिक बताएंगे गॉस थ्योरम का। राइट इट फास्ट। ओके, यहां से आपको क्या मैसेज मिला, वो हम आपको एक स्वीट सा मैसेज देना चाहेंगे। अगर मान लो बेटा कि कोई सरफेस क्लोज्ड है, ठीक है, कोई सरफेस क्लोज्ड है और गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और सरफेस क्लोज्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, सरफेस क्लोज्ड है, तब उस क्लोज्ड सरफेस से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आती है वो 0 आती है। ठीक है, ये बात आप माइंड में रखना कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, क्लोज्ड सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं रखा हुआ है, तो उससे लिंक्ड टोटल फ्लक्स की वैल्यू हमेशा 0 आता है। ठीक है, अब ना एक सिचुएशन समझो आप, मान लो कि एक स्फीयर बनाया और स्फीयर के सेंटर पे एक चार्ज रख दिया आपका Q, ये सेंटर पे एक चार्ज रख दिया Q। आपसे बोला फाइंड फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड, लिख देता हूं, क्लोज्ड स्फीयर ऑफ रेडियस r, इसका मान लो रेडियस दिया हुआ है r। अब इसके लिए हम लोगों को फ्लक्स कैसे निकलेगा, तो आप समझो ये आप मान लो सेंटर है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस के बीच का डिस्टेंस आपका हो गया रेडियस। अब यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको पढ़ाया है, यहाँ से r डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली KQ बट्टा r स्क्वायर। यू कैन से 1/k का वैल्यू 1/4πε0 Q बट्टा r स्क्वायर। पक्का बात है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक स्मॉल सा हमने ऐसा सेगमेंट कट कर लिया, इसका स्मॉल सा सेगमेंट, ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट से मिलके ये पूरा स्फीयर बना होगा। इस स्मॉल सेगमेंट का हम लोगों ने एरिया मान लिया, कंसीडर कर लो आप DA, छोटा सा एरिया।
तो ये डी ए जो एरिया है इसके एरिया वेक्टर का भी यही डायरेक्शन होगा, डी ए का डायरेक्शन। और चूंकि चार्ज हमारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यही डायरेक्शन होगा, आउटवर्ड नॉर्मल। ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री। ये हर पोजीशन पे स्फीयर का वैलिड होगा। मान लो आप यहाँ पे एक स्मॉल सा सेगमेंट ऐसा कट कर लेते हो, छोटा सा एरिया आप ऐसा कट कर लेते हो, इसको आप बोल देते हो डी है। देखो चार्ज है, ये आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा भाई, और इसकी वजह से एरिया वेक्टर का भी यही डायरेक्शन होगा, आउटवर्ड नॉर्मल ये भी लेना है। वंस अगेन आपको थीटा कितना मिल गया, 0 डिग्री। अगर ये सारे स्मॉल सेगमेंट का फ्लक्स निकाल के आप ऐड कर देते हो तो टोटल स्फीयर का आपको फ्लक्स मिलेगा। मीन्स सबसे पहले स्मॉल सेगमेंट डी फाई ई इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई और डी ए इंटू कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू हम डिसाइड कर चुके हैं 0 डिग्री, तो देयरफॉर डी फाई ई is equal to E into dA into cos 0 डिग्री, एंड cos 0 का वैल्यू 1, तो d phi E is equal to E into dA। अब आप मान लो कि इस इक्वेशन को आप इंटीग्रेट कर देते हो, ठीक है, इस इक्वेशन को आप इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इधर आप देख लो इंटीग्रेशन डी फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए, ठीक है। डी फाई ई का इंटीग्रेशन हो गया फाई ई। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कांस्टेंट है 1/4πε0 क्यू बट्टा आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा बाहर, इंटीग्रेशन डी ए। आगे समझो, देयरफॉर फाई ई मतलब फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई का वैल्यू 1/4πε0 क्यू बट्टा आर स्क्वायर और डीई। अब आप देखो इस सारे छोटे छोटे एरिया को जब आप ऐड करोगे तो फाइनली आपको स्फीयर का एरिया मिलेगा, और स्फीयर का एरिया 4πr²। तो डी ए का इंटीग्रेशन हो गया 4πr², 4π से 4π उड़ा दो आप, r² से r² उड़ा दो आप, एंड देयरफॉर फाइनली फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू क्यू बट्टा ε0। बाद में अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे दिस इज गॉस लॉ, यही बेटा गॉस लॉ है, दिस इज गॉस लॉ, ठीक है ना। नाउ अगर मान लो आप कि एक चार्ज इसके सेंटर पे क्यू रखा हुआ है, तो व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द स्फीयर, एंड दैट इज चार्ज बट्टा ε0। यहां से हम लोग गॉस लॉ डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके एप्लीकेशन को समझेंगे। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो, कंटिन्यूअसली पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ऑल टाइम कैरियर एंड योर बोर्ड एग्जामिनेशन। आप जिस पर्पज से भी देख रहे हो, बोर्ड के लिए या मेंस के लिए, नीट के लिए, all the very best for all your things. This is just my little effort for you people. Keep watching. Thank you so much. Take care.